सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बिगिनर है, जिसे ये लग रहा है कि एग्ज़ाम टफ़ है, तो ये सोचिए कि टॉपर भी कभी ना कभी बिगिनर ही था। मुझे भी स्टार्टिंग के 1 मंथ लगता था कि शायद ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज़ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ में मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ना न्यूज़पेपर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। 10th के बाद मैंने बायो लिया, देन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्लियर हो गया था। अच्छा, नीट भी की थी आप? तो वही मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम तो यही था पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी, मुझे बीएससी करनी है। यूपीएससी के सिलेबस को आसानी से, एक तो जो उन्होंने मेंस का सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी उनका सॉर्टेड है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए एक बार, आपको थीम्स पता लग जाएगी। आप ऐसा नहीं करें कि फर्स्ट थिंग वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। सेकंड, किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, बिकॉज सब अलग होते हैं। किसी का कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको नहीं पता है, आपका क्या है। अगर आप किसी के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आप बेटर कि आप खुद के नोट्स से ही पढ़िए, किसी अपने फ्रेंड के ये नहीं कि वो जा रहा है कोचिंग में फ़ोटोकॉपी करवा लूँगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं, खुद से बनाना। हाँ, खुद से बनाइए और स्टैंडर्ड बुक्स मस्ट हैं, आप उनका कोई सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल पे काफ़ी वो करते होंगे, फोकस करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोस्तों, आज का ये इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल इंटरव्यू होने वाला है आप सभी के लिए। स्पेशल इसलिए कि दोस्तों, लोग कहते हैं कि यूपीएससी के लिए काफ़ी टाइम देना पड़ता है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन शायद दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई ऐसे भी एस्पिरेंट होते हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में ये यूपीएससी निकाल लेते हैं। और आज का इंटरव्यू इसी पे है, क्योंकि आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं सुलक्षणा मीना मैम, इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी निकाला है और इनको आईएएस मिलने वाला है। मैम की ये जर्नी रही है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी निकालना दोस्तों इज़ वन ऑफ द टफेस्ट, और मैम ने ये जो इनकी टारगेट थे इसको कैसे पूरा की, स्ट्रेटेजी सोच जानने की कोशिश करा, साथ में इनकी पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में जानने की कोशिश करा। मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपकी जो ऑप्शनल पेपर थे वो क्या थे और लैंग्वेज क्या थी? मैं वैसे सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैंने मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी ऑनर्स बॉटनी, और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है। ओके, तो ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में की मैम? ग्रेजुएशन बॉटनी में किया था मैंने। अच्छा, बॉटनी से फिर आप शिफ्ट हो गए सोशियोलॉजी में, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन एनसीईआरटीज़ और बेसिक बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स टॉपर्स रिकमेंड करते हैं उनको पढ़ के फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। अच्छा, मतलब ज़्यादा लड़कियां जो है ना एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो आपका सोशियोलॉजी में क्या इंटरेस्ट था, किस तरह से, मतलब आपको क्यों लगा कि सोशियोलॉजी ही एज ए ऑप्शनल रखना है? सोशो के कई सारे फैक्टर्स थे। इंटरेस्टिंग तो वो है ही, बिकॉज़ सोसाइटी के बारे में देखते हैं तो वो इंटरेस्टिंग लगता है। सेकंड, उसमें सिलेबस का जो है कि बहुत मिनिमम सिलेबस है उसमें, अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें तो। और थर्ड ये है कि वो जीएस के साथ काफ़ी ओवरलैपिंग है, आपको वो जीएस 1 में हेल्प करेगा, 2 में हेल्प करेगा, और जीएस 4 में भी आप उसके किसी थिंकर्स के उनके थॉट्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग रहता है जीएस के साथ भी, इसलिए भी मैंने तो मतलब आपने इन सारी चीज़ों को देखा कि यूपीएससी में वैसी ऑप्शनल रखो ताकि वो जीएस में भी हेल्प हो, राइट? मतलब स्मार्ट वे, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कोई कॉर्पोरेट में हो या फिर आप किसी फील्ड में हो, जब तक आप स्मार्ट नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके ऊपर चढ़ के लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो यू शुड बी स्मार्ट, और स्पेशली अगर हम यूपीएससी बात करें तो स्मार्टनेस होनी बहुत ज़रूरी है, साथ में आपकी प्रिपरेशन, और इसी का यूज़ करके मैम ने फर्स्ट अटैम्प्ट में यूपीएससी निकाली। मैम, अब स्टूडेंट ये जानना चाह रहे हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे निकाला, आपने क्या किया, मतलब कौन सी जादू की छड़ी आपने घुमाई और किस तरह से मेहनत की, ओवरऑल बताइए मैम। ओवरऑल तो मैं पहले ये कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं क्लियर थी कि मुझे यही करना है, तो मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए ही जाना है। सो आई वाज क्लियर, और मैं कहीं पे ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई कि मुझे एमएससी करनी है, या फिर जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या आईआईटी जैम के लिए कर रहे थे, तो मैंने अपना फुल फोकस इसी पे रहा कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है। और जब कॉलेज का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, जो सितंबर 2020 में हो गया था मेरा, उसके बाद से मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दी और जीएस के सब्जेक्ट्स होल हार्टेडली उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट थिंग तो यही है कि आप फोकस्ड रहें, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहें कि हमें मास्टर्स करनी है या फिर ये एग्ज़ाम भी देना है, ये एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट तक आई थिंक आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अदर बैकअप ऑप्शंस के बारे में सोचें।
और फिर नेक्स्ट यही रहा कि मैंने टॉपर्स की स्ट्रेटजीज़ उनकी देखी, उनके वीडियोस देखे, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारे सोर्सेज नोट डाउन किए। और टॉपर्स को किसी को मैंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया, जो उन्होंने रिसोर्सेज बताए थे तो उन्हीं को मैंने एक्सप्लोर किया कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक किसी ने PIB सजेस्ट किया तो PIB वर्कड फॉर मी, PRS इंडिया सजेस्ट किया था लेकिन मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। या फिर जैसे ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग सब सजेस्ट करते हैं, बट मुझे इतनी पसंद नहीं आई तो मैंने किसी और सोर्स से कर लिया। तो आपको सोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं, बट फिर आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपको कितना पसंद आ रहा है, वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यही आपके फिर आप सोर्सेज अपने नोट डाउन कर लीजिए कि यही सोर्सेज हैं, इन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करना है। और मल्टीपल मॉक टेस्ट, जो लोग कहते हैं कि मॉक टेस्ट तो मस्ट हैं, चाहे वो प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है, मॉक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्री के लिए मैंने अराउंड 40 मॉक टेस्ट लगाए थे। फिर मेंस के लिए भी मैंने सबके फुल लेंथ लिखे हैं, सबके 2-2 से ऊपर लिखे हैं। और फिर इंटरव्यू के लिए भी मैंने कम से कम 8-9 मॉक्स दिए थे। तो उससे आपको अपनी गलती पता लग जाती है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो आपका एक हेजिटेशन होता है, अप्रहेंशन होता है सबको कि फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब जैसे लोग कहते हैं कि नहीं होता, आप मॉक्स देते रहेंगे, आपको अपना लेवल पता लगता रहेगा, तो उससे भी आपके वो अप्रहेंशन कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम प्रोसेस में। मैम अब उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर हम मेंस की बात करें सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी को आप कैसे, आपने शुरुआत कैसे की और कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए? मैंने सोशियो के लिए सबसे पहले मैंने NCERTs कवर की थी, जो 11th की 2 है, 12th की 2 है। उसके बाद मैंने इग्नू का मटेरियल देखा था, तो उस मटेरियल से भी मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए मैंने वो पढ़ा था। थिंकर्स के लिए मैंने रिचर वाली बुक पढ़ी थी, और मतलब पेपर 1 के लिए मुझे फोरम IAS के नोट्स मिल गए थे ऑनलाइन, तो वही नोट्स मैंने रेफ़र किए और उसमें जो भी कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने कर लिया। और हेडलम्स करके एक बुक आती है, वो भी मैंने बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी मैं। फिर पेपर 2 के लिए नितिन सांगवान सर की बुक आती है, नितिन सांगवान सर की जो बुक है वो, उसी को मैंने अपना बेस मटेरियल लिया, और कुछ वैल्यू एडिशन था तो मैंने खुद से कर लिया। बाकी पेपर 2 काफ़ी GS जैसा ही होता है, तो जो GS के लिए आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं, डेटा है, डायग्राम्स है, वो आप GS 2 में भी वैसे ही अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको वहाँ पे थिंकर्स यूज़ करने पड़ेंगे। और पेपर 1 की चीज़ पेपर 2 में, पेपर 2 की चीज़ पेपर 1 में, प्लस फिर वही आंसर राइटिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैम ये ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें? बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब डिसाइड बाद में करते हैं, बहुत सारे होता है ना इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से उन्होंने लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट भी नहीं होता, बट उनको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या लें। तो ऑप्शनल का सिलेक्शन जो होता है वो कैसे करें और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शनल के सिलेक्शन में आप एक चॉइस तो आपके पास ये है कि जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया है आप उसी को अपना ऑप्शनल ले लें, बट स्टिल आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जैसा मुझे बॉटनी में नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर ऑप्शनल्स देखे कि सोशियो है, पब एड है, एंथ्रो है, जो अच्छे ऑप्शनल्स बताए जाते हैं कि दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, और GS के साथ कितना ओवरलैपिंग है। इंटरेस्ट तो सबसे बड़ी बात है, वो आपको होना चाहिए, पर आप उसमें ये देख लीजिए कि आपको मतलब आप उसमें डेप्थ में जा रहे हैं तो आपको वो समझ में आ रहा है क्या, और GS के साथ वो कितना ओवरलैपिंग है, प्लस आप में उसके लिए ये देख सकते हैं उसके लिए गाइडेंस कितनी अवेलेबल है, मटेरियल कितना अवेलेबल है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए जैसे देखा जाता है कि बहुत कम गाइडेंस अवेलेबल होती है, टॉपर्स कम होते हैं, टीचर्स कम होते हैं, तो लेकिन आर्ट सब्जेक्ट में ऐसा कम ही रहता है। तो आप ये सारे फैक्टर्स देख सकते हैं कि वो ओवरलैपिंग है, सिलेबस कितना है, आप कवर कर लेंगे। टाइम भी देखिए, जैसे सोशो है तो मुझे 3 मंथ्स में मुझे ऑप्शनल कवर करना है, तो 3 मंथ्स में सोशो हो सकता था, अगर मैं उसकी जगह कोई लेंथी सब्जेक्ट लेती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता। बहुत सही, बहुत सही। मतलब देखिए ये मैम बहुत तेज़ हैं, चालाक है सच में, तो ये चालाक और तेज़ आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि आप वो कोई छोटी मोटी UPSC छोटी मोटी कंपटीशन है नहीं, जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैम एक और चीज़ जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं एस्पिरेंट, और उनको बहुत दिक्कतें होती हैं, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं, उनको सिलेबस समझ में नहीं आता, इतनी लेंदी बड़ी सिलेबस है, इसको हम आसानी से कैसे समझें UPSC के सिलेबस को? UPSC के सिलेबस को आसानी से, एक तो जो उन्होंने मेंस का सिलेबस दिया हुआ है वो काफ़ी उनका सॉर्टेड है, लेकिन अगर आपको उसके अंदर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए एक बार, आपको थीम्स पता लग जाएगी किस थीम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अगर उन्होंने GS 1 है और उन्होंने ज्योग्राफी दिया है तो उसमें बस ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही आएंगे, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट इंक्लूडेड आएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि एक तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है इसके सिलेबस में। थर्ड, आप ये कर सकते हैं, कई सारी कोचिंग वाले इसका भी
सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं हर पेपर का, मतलब जो मेंस का सिलेबस उसका भी सब पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, आप बिगिनर हैं तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है, तो आपको साथ में लिख के देंगे कि ये GS2 के इस पार्ट से है, इस सिलेबस किस पार्ट से है। करंट अफेयर्स जो मैगजीन्स होती है उसके अंदर भी वो पार्ट मेंशन करते हैं कि ये इस पार्ट से है। और बाकी आप अगर सिलेबस जहाँ से कवर कर रहे हैं कम्प्लीटली, अगर कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो कम्प्लीटली आप बुक से तो कवर करते नहीं हैं, यूट्यूब से ही करते हैं, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आइडिया आई थिंक आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स से लगेगा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ये थीम है कि इन्वायरमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में, जैसे ज्योग्राफी में हार्डकोर ज्योग्राफी बहुत कम आती है कि अर्थक्वेक का फॉर्मेशन, मतलब अर्थक्वेक की प्रोसेस ऐसा ज़्यादा नहीं आता है। हार्डकोर ज्योग्राफी नहीं आ रही, वहाँ अप्लाइड आ रही है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, इन सबको इंक्लूड करके आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से ही आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें अल्टीमेटली यूपीएससी का ही देना है। तो यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये आपको उनके पेपर से ही पता लग सकता है। बाकी आप टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं। 10 इयर्स तो मिनिमम देख ही सकते हैं, बिकॉज़ मैंने भी जो पेपर्स देखे तो मुझे लगा कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। प्रॉब्लम सेम है, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, या इकॉनमी में कुछ रिसेशन वाली दिक्कत है, तो वो सब सेम है। बाकी कोविड के बाद भी काफ़ी कुछ चेंजेस आने लगे हैं अब क्वेश्चन में, तो वो आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कोविड जैसे सोशो है तो सोशो में कोविड का काफ़ी रोल, ऐसा बार बार क्वेश्चंस आते हैं कि कोविड इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, ऑन फैमिली, ऑन जॉब्स। तो ये आप अपने सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। बाकी 10 इयर्स तो मिनिमम आपको देखना ही है, मिनिमम 10 इयर्स का देखना है। मैम ख़ासकर वैसे बच्चे जिनका थॉट प्रोसेस नहीं बनता है, बिगनर्स पे, फिर मैं बिगनर्स पे आ रहा हूँ, उनको जब वो सिलेबस देखते हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं, तो उनको बड़ा ये लगता है कि इतना टफ है यूपीएससी, कैसे करेंगे, क्या होगा, मतलब ये सारी चीज़ें शुरुआत में होती है। तो वो, लेकिन ये चीज़ें ख़तरनाक है। जब आप शुरू में ही सोच लेते हो कि ये टफ़ है तो फिर आप कहाँ से शुरुआत करोगे, मेरा ये कहना है। तो शुरुआत जो बिगिनर्स बच्चे हैं जो शुरुआत करते हैं, उनको किस तरह की सोच रखनी चाहिए यूपीएससी को लेके, ताकि वो बहुत ही स्लोली आसानी से सारी चीज़ें देख सकें और उनको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगे कि ये यूपीएससी टफ़ होता है। इसमें आपकी क्या राय होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जो भी बिगिनर है, जिसे ये लग रहा है कि एग्ज़ाम टफ़ है, तो ये सोचिए कि टॉपर भी कभी ना कभी बिगिनर ही था। करेक्ट। उन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। इवन मुझे भी स्टार्टिंग के 1 मंथ लगता था कि शायद ये इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बिकॉज़ मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी और साथ में मैंने जियोग्राफी स्टार्ट की, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, ना न्यूज़पेपर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। प्लस जियोग्राफी मैंने स्टार्ट करती थी, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हैं तो आप यूट्यूब की हेल्प लें। और सेकंड, अगर आप जो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो आप, अगर आप ऑप्शनल में कंफर्टेबल है तो ऑप्शनल से स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ जीएस में कर रहे हैं तो जीएस में उसी सब्जेक्ट को उठाइए जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। जब मैंने जियोग्राफी को उठाया तो आई थॉट कि बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर मैं 15 डेज़ में फ्रस्ट्रेट हो गई उससे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया। पॉलिटी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मुझे काफ़ी इजी लगने लगा कि पॉलिटी कर लेते हैं। फिर लक्ष्मीकांत मैंने कर लिया, और जब आपका एक अच्छा सब्जेक्ट हो जाता है तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो जब पॉलिटी के बाद मैंने एनवायरनमेंट किया तो मुझे उससे कॉन्फिडेंस आया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब आप इस प्रोसेस में होते हैं, आप मतलब यूट्यूब पे आप स्टार्ट कर देंगे ऐसा सर्च करना, तो यूट्यूब खुद से आपको रिकमेंड करते हैं कि इसकी ये वीडियो है, इन सर ने ये, आप उनको भी एक बार ट्रिवियल देख लीजिए 5-10 मिनट के लिए कि हाँ ये किसी टीचर का है, ये किसी टीचर का है, तो आपको उससे भी अच्छे अच्छे सोर्सेज पता लग जाएंगे। तो और वहाँ से फिर आपको, मतलब फिर मुझे पता चला कि मृणाल सर का एक चैनल है जिस पे राज तनिल मैम के वीडियोस थे, उससे मैंने जियोग्राफी की, तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा, और फिर मुझे जियोग्राफी भी ईजी लगने लगी। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही, और मैं कल खुद इस चीज़ को सोच रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी बच्चों की जो है काउंसलिंग करता रहता हूँ और मेंटरिंग करता हूँ, तो कुछ सवाल ऐसे निकल के आए जो कि मैम ने खुद जवाब दे दिया। जहाँ पे आपको लग रहा है कि टफ़ है, नहीं हो पाएगा, या फिर आपको लग रहा है कि कैसे करें, कब करें, क्या करें, तो मैंने बहुत अच्छी बात बताई कि शुरुआत आप उन सब्जेक्ट से कीजिए जो ईजी आपको लग रहा हो। जब आप वो पढ़ेंगे, ईजी लगेगा, आप फिर कॉन्फिडेंस आपका बनना शुरू हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें आपकी आसान होती जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये बहुत अच्छी बात मैम ने बताई। मैम, प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी ओवरऑल, और कौन कौन से बुक आपने रेफ़र किए थे? मैंने वैसे तो सारी स्टैंडर्ड बुक्स, जैसे जियोग्राफी के लिए तो एनसीईआरटीज़ थी, दोनों क्लासेस की 4 एनसीईआरटीज़ थी, और पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत था। ऐसे ही आईआर और साइंस एंड टेक मेरा कम्प्लीटली करंट अफेयर्स बेस्ड था।
एनवायरनमेंट का मेरा सिंस मेरा बॉटनी बैकग्राउंड है, तो मेरा बेसिक्स तो उसके क्लियर थे और बाकी करंट अफेयर्स देखे थे। बाकी जिन्हें बेसिक्स अपनी फाउंडेशन बनानी है तो आप 12th क्लास के एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स देख सकते हैं जो बायोडाइवर्सिटी से हैं, और आप करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए। कौन से स्पीशीज़, कौन से नेशनल पार्क, रामसर साइट्स ये न्यूज़ में आ रही हैं, उन्हें आपको अच्छे से करना है। और इकॉनमी के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स देखे थे, तो वो ही मेरा प्री और मेंस दोनों का मटेरियल था। यहाँ से ये सारा आपका मटेरियल हो गया है। उसके बाद आपको बहुत सारे बॉक्स लगाने हैं, उनको एनालाइज करना है, और उन्हीं के सोल्यूशन की को बार बार रिवाइज़ करती थी कि कुछ, क्योंकि वहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो होती ही थी, और यही कि उसी का आप मल्टीपल रिवीजन करते जाइए, देखते जाइए कि आपको कितना सही आ रहा है। यही मेरा प्री का अप्रोच रहा था। मैम, अगर ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें आपने कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए थे? जैसे साइट होते हैं, ऐप्स होते हैं, ये भी बहुत सारे बच्चे यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताइए। ऑनलाइन रिसोर्सेज मेरे बहुत सारे थे। सिंस मैं कोविड टाइम पे मैंने प्रिपेयर किया था, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। यूट्यूब पे मैं कुछ चैनल्स का नाम लूँ तो उसमें एक स्लीपी क्लासेस है जो अभी काफ़ी पॉपुलर है एस्पिरेंट सोशियोलॉजी के लिए, सोशियो के लिए भी, और उनका एक प्रीमिक्स करके इनिशिएटिव है, तो उसमें वो 5 प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस बताते रहते हैं। उसमें आपको वो एक्सप्लेनेशन भी सुनने को मिलता है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड, जैसे जियोग्राफी के लिए है तो एक अमित सेन गुप्ता करके किसी ने चैनल है उनका, तो उन्होंने एनिमेशन से सब कुछ समझाया हुआ है जो जियोग्राफिकल प्रोसेसेस होते हैं। और एक हर्षित द्विवेदी करके चैनल है एजुकेशन का, तो वो अपना करंट अफेयर्स का भी बताते हैं, और उसमें थोड़ा ट्रिवियल वाली वो भी आते रहते हैं वीडियोस। ऐसे ही स्टडी आईक्यू करके चैनल है, तो उसमें टॉपिक वाइज वो होता है, तो उसमें 10 मिनट्स का आपका टॉपिक होगा। अगर आपको मतलब किसी का भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाने खाते टाइम आपको देखना है, तो आप वो 10 मिनट्स में भी वो देख सकते हैं। और ऐसे ही लाइक बायजूस है, ऐसे जो भी कोचिंग वालों के वो होते हैं, तो उसके आप देख लीजिए कोई इनिशिएटिव अगर आपको पसंद आ रहा है। तो जैसे पीडी से मैंने प्रीलिम से पहले मैंने क्रैश कोर्स के लिए वो सब चीज़ें देखी थी कि किसी पे क्रैश कोर्स आ रहा है, तो मैं देख लेती थी कि क्या क्या टॉपिक से बता रहे हैं। अगर कुछ न्यू टॉपिक है जो मुझसे अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो फिर मैं उसको पिक कर लेती थी ऐसे। और PIB इंडिया है, उसको मैं, वो डेली का होता है आपका, मिनिस्ट्री वाइज उसमें इन्फॉर्मेशन आती है, तो मैं मिनिस्ट्री वाइज उसमें न्यूज़ देख लेती थी। और बाकी अगर आपको ये सूटेबल लगता है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ उसको देखें, तो आप एक मिनिस्ट्री पे चले जाइए और पूरे मंथ की न्यूज़ आपके पास आ जाएगी। तो अगर कुछ रिपीटेड मटेरियल होगा तो आप उसको हटा सकते हैं ऐसे। और मृणाल सर का कुछ वेबसाइट है उनकी, mrunal.org, उस पर प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उन्होंने अपना अलग एनालिसिस बना रखा है कि इतने इजी थे, इतने मीडियम थे, इस सब्जेक्ट का इतना है GS1 में। तो ये सारे सोर्सेज आप देख सकते हैं। मैम ने यूट्यूब मीडिया को भूल गई, यूट्यूब मीडिया का चैनल भी देखती थी, फॉलो करती थी दोस्तों, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ठीक है। ये आपको रिसोर्सेज, ऑनलाइन रिसोर्सेज मैम ने बताया। मैम, आपने कोई कोचिंग वगैरह भी ली थी? हाँ, मैंने कॉलेज टाइम पे कोचिंग ली थी, लेकिन वही कि मैं कॉलेज के साथ नहीं मैनेज कर पाई, तो मुझे कॉलेज के बाद पूरा खुद से सेल्फ स्टडी करनी पड़ी। आपको कैसा लगता है मैम कि कोचिंग लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? मतलब एक आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? आई थिंक इट डिपेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है और आप खुद को कितना एबल मानते हैं। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है, लाइक आपके पास 2-3 साल है, तो आप कोचिंग आराम से ले सकते हैं कि कोचिंग के साथ जा रहे हैं। बट आपके पास, अगर आपने ये सोचा है कि आपके पास कॉलेज के पास बस 1 साल है, तो उस 1 साल में आप कोचिंग मत लीजिए। तब आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ कम टाइम में उस चीज़ को कवर कर पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे इतना रिलाई मत रहिए, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, और आपको अगर उन्होंने बताया कि 9 मंथ्स में कवर करेंगे तो 12 मंथ्स लग जाते हैं। आपकी प्रिपरेशन उससे हैम्पर हो जाती है, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, और आप वो वाला अटैम्प्ट मिस कर। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। तो वो वाला अटैम्प्ट उन्होंने मिस कर दिया कि अब हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में देंगे। तो यही है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिए कोचिंग, कि हम आराम से कोचिंग भी कर लेंगे और बाद में सेल्फ स्टडी का टाइम होगा। लेकिन अगर आपके पास बस 1 साल है तो उसमें आप सेल्फ स्टडी पे ही फोकस कीजिए। बिल्कुल। मैम, कई टॉपर ये बताते हैं कि इस एस्पिरेंट को ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्पिरेंट को क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट जो है मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि बाद में पता चलता है कि शायद मैं ये नहीं करता तो शायद मेरा रिज़ल्ट ये होता है, या फिर प्रिपरेशन काफ़ी टाइम लग जाते हैं उसको और वो कम कर सकते थे। तो आपकी क्या राय है इसमें?
मेरी फर्स्ट तो यही है कि आप ऐसा नहीं करें कि फर्स्ट थिंग वही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना है। सेकंड, किसी टॉपर को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, Correct. बिकॉज सब अलग होते हैं। किसी का कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको नहीं पता है, आपका क्या है। और थर्ड, आपको अगर आप किसी के नोट्स से पढ़ रहे हैं तो आप बेटर कि आप खुद के नोट्स से ही पढ़िए, किसी अपने फ्रेंड के ये नहीं कि वो जा रहा है कोचिंग में फ़ोटो कॉपी करवा लूँगी, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। खुद से बनाना हाँ, खुद से बनाइए और स्टैंडर्ड बुक्स मस्ट हैं, आप उनका कोई सब्स्टिट्यूट मत ढूंढिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मटेरियल पे काफ़ी वो करते होंगे, फोकस करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टैंडर्ड बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बुक पढ़ने से जो चीज़ आपको आती है वो बाकी नहीं आ सकती। एनसीईआरटी स्किप नहीं करनी है, वो आपको पढ़ना है। रिवीजन करना है आपको, ऐसा नहीं कि 2-3 बुक्स पढ़ ली है अलग अलग इंस्टीट्यूट की, कि मैंने इकोनॉमी का, पीटी का 3 इंस्टीट्यूट का पढ़ लिया, लेकिन आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो वो किसी मतलब का नहीं है। फोर्थ, आपको बिना मॉक्स के नहीं जाना है, कम मॉक्स भी नहीं देना है। मतलब जैसे प्री के लिए 10 मॉक्स में तो आपको शायद आइडिया भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो आपने वही मिनिमम रखिए। और बस ये कि ये भी चीज़ है कि आपको पूरे साल का ये रखना है आपका कि बाय द एंड ऑफ द ईयर मेरे सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए, ऑप्शनल हो जाए, रिवीजन हो जाए, तो ये वाला टाइमलाइन रखना है आपको। और जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं रहना है कि अभी पढ़ स्टार्ट कर दिया है अपने आप हो जाएगा। आपको अगर आपने एक मंथ उसका डिसाइड किया है तो वो 1 मंथ का भी आपको डिसाइड होना चाहिए कि इस दिन मेरा ये होने वाला है, इस दिन मेरा ये होने वाला है, ये वाला पार्ट कवर होने वाला है। तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप टिक करते जाएंगे जबकि मेरा ये पार्ट हो गया, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। मैम, जैसा कि नोट्स के बारे में आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोट्स कब से बनाना शुरू करना चाहिए स्टूडेंट को? नोट्स ये भी आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपके पास कितना टाइम है और आप किस टाइप के पर्सन हो। जैसे मैं तो बुकिश टाइप थी, मुझे नोट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं खुद के ही बना के ही पढ़ूँगी। तो जिन जैसे बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक है, स्पेक्ट्रम बुक है, तो वो खुद ही पॉइंट वाइज फॉर्मेट में काफ़ी अच्छे से ड्राफ्ट की हुई है, तो मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे। अब बाकी फिर ये जो करंट अफेयर्स का आता है तो उसके लिए मैं मैगज़ीन्स देखती थी और वही मैगज़ीन से मैं रिवाइज़ कर लेती थी। लास्ट में पीटी 365 या स्प्रिंट आ गया, तो ऐसे मैगज़ीन्स देख के मेरा काम चल जाता था। बट जैसे ऑप्शनल है तो ऑप्शनल में आपको ये देखना है कि आपको लास्ट 4-5 दिन में रिवाइज़ करना है, तो आप उसके लिए एक थिंकर का एक पेज में बना के रखिए, कीवर्ड्स का वो कर लीजिए। पर सब्जेक्ट आप डायग्राम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए जैसे मैंने नोट्स बनाए थे कि सारे फैक्ट्स मेरे एक साथ होने चाहिए, डायग्राम सारे एक साथ होने चाहिए, कमिटीज़ के नाम की, रेलवेज़ में कौन कौन सी कमिटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ों के मैंने नोट्स बनाए थे ज़्यादा। कोई फॉरेस्ट रिपोर्ट है, कोई ऐसी रिपोर्ट है लाइक NFHS की रिपोर्ट आ गई जो आपको बार बार कोट करनी होती है, तो इन चीज़ों के मैंने ज़्यादा नोट्स बनाए थे। और बाकी मैंने ये किया था कि लास्ट में जब मेरी 3-4 रीडिंग हो गई थी एंड आई वाज श्योर कि अब ये सब्जेक्ट तो मेरा हो गया है, बस कुछ चीज़ें जो मुझे बार बार रिवाइज़ करने के लिए कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं उन चीज़ों के नोट्स बनाती थी। मैंने 3 रीडिंग के बाद नोट्स बनाए थे। मैम, आपने इस बार की प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देखे होंगे और पिछले 2-3 साल से यूपीएससी सीसेट को लेके काफ़ी एग्रेसिव है, वो काफ़ी टफ करती जा रही है, तो सीसेट को कैसे आप देखती हैं और सीसेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए एस्पिरेंट की ताकि उनको सक्सेस मिल सके सीसेट में? सीसेट मस्ट है। कई बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जो इंजीनियरिंग IIT बैकग्राउंड वाले होते हैं, तो बिल्कुल सही उन्हें नहीं करना है। बिकॉज आई हैव सीन पीपल अराउंड मी, दे आर फ्रॉम IIT NIT और दे आर फीलिंग प्रीलिम्स, उनको लगता है तो इजी होगा, हम कर ही लेंगे, बट वो अभी एक मेरे खास स्टूडेंट है, उनका ऐसा ही हुआ, वो बहुत लाठी ले रहे थे लेकिन वो नहीं निकाल पाए सीसेट। बताइए मैम। हाँ, तो यही आपको इग्नोर नहीं करना है। और इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रहेंशन है, रीजनिंग है, मैथ्स है। रीजनिंग थोड़ा मैथ्स से इंटीग्रेटेड होता है, तो आपको अब ये अप्रोच नहीं चलेगी कि आप एक सब्जेक्ट कम्प्लीटली छोड़ दें। कॉम्प्रहेंशन के लिए भी आपको मॉक्स देने हैं, वो आपको मॉक्स से ही आएगा कॉम्प्रहेंशन अगर आपको आना है तो। और हाँ, उसमें थोड़ा अनसर्टेनिटी होती है कि आंसर सही होगा या नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी कि आप 5-6 बार मॉक्स दे लेंगे उसके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन्फ्रेंस में ये चीज़ होनी चाहिए, कंक्लूजन में ये होना चाहिए, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद रीजनिंग और मैथ्स का आता है, तो उसके लिए आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। पहले आप ये थीम्स देख लीजिए कि जैसे कुछ वर्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या डाइस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो डायरेक्शंस वाले, उन सबको आप उन टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं और उन्हीं को प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखिए कि लास्ट 5 साल के आप देख लीजिए सीसेट में, इतना 5 साल काफ़ी है। क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, राइट? जी, बिल्कुल आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको आइडिया लगेगा। बिकॉज कई बार कोचिंग्स में ऐसा होता है कि वो उनका पैटर्न बहुत अलग होता है,
चाहे वो होगा सीसेट का पेपर, लेकिन उनका पैटर्न काफ़ी अलग होता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यूपीएससी के देख के जाने ही हैं, किसी भी सब्जेक्ट के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देख कर जाना। फैमिली तो मेरी काफ़ी सपोर्टिव है। 12th तक एक्चुअली जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होता है तो बच्चों को उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है किसी चीज़ में कन्विंस करने के लिए। 10th के बाद मैंने बायो लिया, देन मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्लियर हो गया था नीट भी की थी आप? तो वही मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम तो यही था पेरेंट्स को कन्विंस करना कि मुझे एमबीबीएस नहीं करनी, मुझे बीएससी करनी है। तो और फिर बीएससी में आके भी आपको फोकस्ड रहना है कि अगर आप कह के आए हैं कि सिविल सर्विसेज करना है तो सब चीज़ें चल रही हैं, चाहे आप सोसाइटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं पार्टीज़, लेकिन आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपको उसे चेंज नहीं करना है। आपका जब आपका रिजल्ट अच्छा आता रहेगा तो पेरेंट्स शांत रहेंगे कि नहीं लड़की में पोटेंशियल है, इसको और इनकरेज करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए ये चीज़। तो मैम ये जब आप कैसे देख रही थी अपने आप को इस पर रिजल्ट में, मतलब किस तरह का रिजल्ट होगा बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, आपको कैसा लग रहा था रिजल्ट को लेके? मुझे ये तो उम्मीद थी कि लिस्ट में नाम होगा, बट रैंक का कुछ आइडिया नहीं था। मैम अब कुछ पर्सनल है कि आपको क्या क्या पसंद है, हॉबीज़ की अगर बात करें, क्या हॉबीज़ हैं आपको, क्या अच्छा लगता है? एज सच तो मुझे वॉक करना बहुत पसंद है। इसलिए आपकी सेहत अच्छी है। मुझे वॉक करना काफ़ी पसंद है, सॉन्ग सुनना पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, राफ्टिंग भी पसंद है मुझे जब भी टाइम मिलता है। मैम बहुत ही खुश मिजाज जो कहते हैं, खुले दिल की, और बहुत ही कहते हैं ना वो सारी खूबियाँ हैं मैम में, और ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हर किसी में। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होगी या फिर आपकी प्रिपरेशन होगी, आपके फ्यूचर पे कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट देती है। मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने बहुत ही अपना वैल्यूबल कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ें बताई हैं, और मैं फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और जहाँ भी रहिए बहुत अच्छा कीजिए। जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाएगी उसमें आप अच्छी तरीके से उसको निभाएंगी, अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेंगी। थैंक यू सर।